ये जब देखो तब इन्हीं की आलोचना करते हैं। कोई लल्लूपन जैसा नेता आकर के भी कह देता है पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई तुम्हारे बाप का है क्या? उनके बाप का भी उतना ही है जितना तुम्हारे बाप का है। सर, जैसे आपने कहा, जब मेरी पहले आपसे फोन पर बात हुई तो आपने कहा कि थोड़ी देर आप भाषण सुने, इसके बाद आपने बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी की एक तरफा बात सुन रहे हो और जवाब न दे पाए तो ये बड़ा गलत हो जाता है। मन में एक अजीब सी नहीं, मैंने सुना नहीं। वो थोड़ा सा जो सुना उससे मुझे अंदाज लग गया कि वही पुराना कैसेट बजने वाला है। कल को मनाएंगे कि बिल्किस बानो बलात्कारी रिहाई दिवस, ये भी मना सकते हैं कोई? मुमकिन है सर। अब वो बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ रुपया का कर्जा ले लिया। अब वो क्या है बुलेट ट्रेन का बताओ? अहमदाबाद से बम्बई तक कहीं है क्या? शायद कहीं जाम में फंस गई होगी। तो जो आदमी जितना छोटा होगा उतना ही जिद्दी होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। इन्होंने 10 साल काम किया है, 12 साल गुजरात में काम किया है। क्या इनसे एक भी गलती नहीं हुई? लेकिन आज तक क्या इन्होंने किसी काम के बारे में खेद प्रकट किया? एक गलती स्वीकारी थी नहीं। किसान कानून, कृषि कानून वाला। किसी भी, वो तो मजबूरी है। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी कोशिश में, मेरे प्रयत्न में, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, इसका मतलब अब की बार लाऊंगा फिर, और इस तरह से लाऊंगा कि बेटा बच नहीं सकोगे। अच्छी तपस्या करके लाएंगे। आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई तो 80 करोड़ हो गए। जिस दिन 10 ट्रिलियन की हो जाएगी उस दिन 150 करोड़ हो जाएंगे 5 किलो अनाज लेने वाले। इसका तो ये मतलब हुआ भाई। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंबुज कुमार। आज सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है। भाषण पर क्या कुछ कहना था वो मैंने पहले ही एक वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मगर मुझे लगा कि क्यों ना आज के दिन एक ऐसे शख्स से बात की जाए जिन्होंने भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा, उनके कार्यकाल को देखा। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं श्री रमेश जोशी जी, जिनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ। प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पैदा हुए, मगर आप जिनसे मुखातिब होने जा रहे हैं उनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ और पहला स्वतंत्रता दिवस भी आपने स्कूल में मनाया था। लगभग 6 साल तक आपने गुजरात में भी निवास किया है और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका विश्वा के मुख्य संपादक हैं, जो कि अमेरिका से पब्लिश होती है। तो रमेश जोशी जी से आपकी मुलाकात होने जा रही है और प्रधानमंत्री के भाषण पर बात करेंगे। ये भी पूछेंगे, जानेंगे कि प्रधानमंत्री का भाषण जो बुजुर्ग आबादी है देश की, वो किस तरह से सुनती है और जब सुनते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। दर्शकों को कई वीडियोस में मैंने आपका जिक्र किया है, हालांकि मैं नाम नहीं लेता हूं बिना पूछे, लेकिन मैं जिक्र करता हूं कि देश के बहुत सारे बुजुर्ग पत्रकार हैं जो अक्सर देश की परिस्थितियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। तो उनमें से आप भी एक हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है? ऐसा है कि पहले तो टीवी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे टीवी जो है वो एक बेकार की और समझिए खुराफाती चीज हो गई है। इसलिए अब उसमें न तो कोई ढंग के कार्यक्रम आते हैं और इतने प्राइवेट चैनल हो गए हैं कि टीवी जो है वो सिरदर्द है। तो टीवी मेरे पास नहीं है जी। एक ट्रांजिस्टर है, तो उसकी भी याद मतलब लोगों को तभी आई जब कि रेडियो जैसी कोई चीज है इस देश में। जब से मोदी जी ने मन की बात शुरू की जी, तो वो मन की बात भी अब उसमें भी ऐसा कुछ नहीं रहा भाई। जिनको मोदी जी की गुड बुक्स में आना है वो अपना भाषण मन की बात सुनते हुए और फोटो खिंचवा के अखबार में छपवाएंगे। तो मैंने तो एक आध बार सुना, उसके बाद वो सब भी बंद कर दिया। और इसलिए कोई मतलब उत्सुकता भी नहीं रही। जैसे आज विशेष दिन था, तो आज आपने भाषण सुना कि नहीं? हाँ, उस ट्रांजिस्टर में तो सेल है नहीं, तो फिर मैंने लैपटॉप के ऊपर ही इस तरह का कुछ किया, तो वहाँ जो शुरू हुआ तो कोई खास उत्सुकता तो नहीं थी, क्योंकि जैसा माहौल बन रहा है और जैसी उनकी स्थिति है और जिस तरह से वो पिछले 2-4 साल में सारी घटनाओं पर चुप्पी लगा जाते हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो किसी समस्या पर या किसी योजना पर कोई निश्चयात्मक बात करेंगे, क्योंकि सारी सतही बातें हो रही हैं। न कोई क्या योजना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, वो कुछ पता नहीं लगता है। बस वो एक ये है कि भाई थोड़ी सी उत्सुकता ये समझ लो, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी कि भाई चलो इस बार किस तरह का साफा पहन के आएंगे, किस तरह की ड्रेस पहनेंगे। तो खैर वो भी वही था। तो वो थोड़ा
थोड़ा सा सुना। यही उम्मीद थी। हाँ, वो उनके परिधान तो भाई बड़ा, ड्रेस का सेंस जो है, पहले ऐसा हुआ करता था कि बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन ऑफ द ईयर, इस तरह का भी एक सर्वे आया करता था। जी। तो उसमें जो इसके बर्मा के थे, ऊथान, जो सेक्रेटरी जनरल थे लोग उसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उनको एक बार चुना गया था। तो अब वो सर्वे बंद हो गया, वरना तो मोदी जी लगातार मेरे ख्याल से 10 साल तक मोदी जी जीतते रहते वो इनाम। तो अच्छा, सर एक सवाल ये है कि आपने देश के सभी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, सबको सुना भी है, और चूंकि आपका जन्म 1942 में हुआ था तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से होश भी होगा। तो इस तरह से जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद खाली उनके ड्रेस को लेकर थी कि कौन सा ड्रेस पहनेंगे, इसी को लेकर उत्सुकता थी, ऐसे किसी अन्य प्रधानमंत्री को आपने देखा था? नहीं, ऐसा किसी को मैंने नहीं देखा। इस तरह से वस्त्रों के बारे में सचेत और सजग और फैशनेबल, और ऐसा मैंने कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। नेहरू जी को 2 बार देखा मैंने, तो संयोग से दोनों बार ही वो कत्थई रंग की सी शेरवानी थी उनकी। जी। कोई मतलब उसमें खास बात नहीं थी, और कोई लिखा हुआ भी उन्होंने नहीं पढ़ा, कोई स्टैंड पर भी नहीं है। वो बाद में बड़ा सा सोफा था तो उसके हत्थे पर ही बैठ गए और बतियाने लगे, और सिक्योरिटी भी उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, तो खिसकते हम स्टेज के पास तक पहुंच गए। तो कोई मतलब ऐसा कोई तामझाम नहीं था, ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई तोप चली आई है और भाई कोई महान घटना हो गई है। तो मतलब बहुत सहज सा लगता था, कोई ऐसा लगता। आपने चूंकि पंडित जी की बात छेड़ दी है, और साहब की लगातार ये कोशिश होती है कि उनकी चर्चा पंडित नेहरू के साथ हो, उनकी तुलना उनसे हो। तो आपने कभी मैंने चूंकि आज प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुना और उसका विश्लेषण भी किया, तो आपने प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लगातार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला काम किया, अपनी पीठ थपथपाई। क्या आपने पंडित नेहरू को कभी सुना अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। वो बात करते थे, दिल से बात करते थे, और ऐसे लगता था कि जैसे वो हमसे संवाद कर रहे हैं। जी, टू वे बातचीत। लेकिन इनका ऐसा है कि जैसे ये अपना ही एक प्रलाप कर रहे हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, ये किसी से नहीं कह रहे हैं, ये खुद ही बस एकालाप जैसे होता है ना ड्रामा में, तो वो एकालाप जैसा ही इनका चल रहा होता है। अच्छा, पंडित नेहरू के बाद कोई ऐसे प्रधानमंत्री आपको याद हो जो इस तरह से एक तरफा बातें करते हों? नहीं, जैसे राष्ट्रपति थे जेल सिंह, मनमोहन सिंह जी थे, तो वो मुझे लगता है कि वो भाषण देने में इतने रुचि भी नहीं रखते थे और इतने भाषणबाज भी नहीं थे वो। जी। तो वो अपनी बात लगता था कि वो तय करके आए हैं, और कुछ लिखा हुआ भी उनके पास होता था। तो वो मतलब काम की बात जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और फालतू बात का कोई अंत नहीं होता। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आदमी बोलता चला जाता है। तो उनके पास काम की बात होती थी, वो समाप्त हो जाती थी। जी। और बाकी आप देखिए कि राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव रहे, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह, अटल जी और फिर ये। उसके बीच में कई 4 5 6, कोई 6 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 1.5 साल के लिए। और तो वो तो आप ये समझिए कि बस वो एक बड़ा अनिश्चय का सा समय था। तो सर, जो 2 4 6 महीने के लिए आए, उनमें से भी कोई ऐसा था जो अपना ही भौकाल टाइट करता हो दिन रात? नहीं, उनको बेचारों को समय ही नहीं मिला इतना। वीपी सिंह थे तो वो कविता और धर्मयुग में अपना छपना, वो उसी में लगे रहे। जी। और देवगौड़ा जो है वो तो उनका कार्यकाल भी कम रहा। इंद्र कुमार गुजराल हैं। तो आज प्रधानमंत्री के भाषण में एक तो अपनी तारीफ जमकर थी, दूसरा पुरानी सरकारों की आलोचना, मतलब उनको कोसना। जैसे आप कहें कि किसी परिवार में कोई बेटा अपने पूर्वजों को कोसता हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो निराशा से भरे हुए थे, देश को निराशा की गर्त मिलेगा, इस तरह की बातें। भाई देखो, ऐसा है कि जब आपके पास अपने लिए कुछ बताने को नहीं होता जी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर किसी न किसी की निंदा करेंगे आप। भाई तुलना तो होगी। जी। तुलना तो देखिए,
सबकी होती है, चाहे वो 1000 साल पहले हुआ हो, चाहे 1000 साल बाद में होगा। इतिहास जो है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम तुलना कर सकें अपने देश काल की, अपने कर्मों की, अपने कुकर्मों की, सत्कर्मों की तुलना कर सकें और सीख समझ सकें। तो तुलना तो होगी, तुलना इनकी भी हो रही है और आगे जाके और होगी। जब ये नहीं होंगे तो ज्यादा ईमानदारी से होगी। जी। इस वक्त लोग सोच करके बोलते हैं कि भाई इस बात का क्या अर्थ निकलेगा। जब ये नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री तो और ईमानदारी से तुलना होगी। अच्छा सर, तुलना सब प्रधानमंत्री मोदी का भी लगातार ये प्रयास होता है। अभी जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने तो लगातार ये बात कह रहे हैं अपनी ही जबान से, आज भी उन्होंने कही कि 60 साल बाद किसी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तो जाहिर सी बात है, तुलना प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्हीं से करने की कोशिश है। आपको क्या लगता है कि किसी रूप में कोई तुलना है? भाई तुलना कामों की होती है, कोई उम्र की थोड़ी होती है। अरे विवेकानंद 40 साल से कम की उम्र में मर गए, आदि शंकराचार्य भी इतनी छोटी सी उम्र में ही चले गए। तो जितने महान लोग हुए हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रही है। जी। तो मैं ये कहूँ कि भाई मैं राजीव गांधी से उम्र में बड़ा हूँ या राहुल गांधी से मैं उम्र में इतना बड़ा हूँ, तो उम्र से कुछ थोड़ी होता है भाई। उम्र तो कछुए की भी बहुत होती है, उम्र तो हाथी की भी बहुत होती है, उम्र से क्या होता है। आप कर्म क्या करते हैं? मोदी और उनकी जो टीम है वो लोग लगातार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पंडित नेहरू ने बहुत सारी गलतियां की और उन गलतियों की वजह से देश में समस्याएं हैं। कुछ भी हो जाए जिम्मेदार नेहरू हैं और हमने सब कुछ ठीक किया है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी आदमी काम करेगा तो उसमें कमियां भी रहेंगी जी, उससे गलतियां भी होंगी, लेकिन एक बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले आदमी की ये विशेषता होती है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। और जब गलतियों को स्वीकार करता है तो वो और बड़ा हो जाता है। जो आदमी जितना छोटा होगा उतना ही जिद्दी होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। इन्होंने 10 साल काम किया है, 12 साल गुजरात में काम किया है, क्या इनसे एक भी गलती नहीं हुई? लेकिन आज तक क्या इन्होंने किसी काम के बारे में खेद प्रकट किया? एक गलती स्वीकारी थी नहीं। किसान कानून, कृषि कानून वाला। किसी भी, वो तो मजबूरी है। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी कोशिश में, मेरे प्रयत्न में, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, इसका मतलब अब की बार लाऊंगा फिर, और इस तरह से लाऊंगा कि बेटा बच नहीं सकोगे। अच्छी तपस्या करके लाएंगे। हाँ, जरा ऐसा लाऊंगा कि फिर निकल ही नहीं पाओगे। तो वो एक तरह की माफी मांगना नहीं था, एक चैलेंज था कि थोड़ी कमी रह गई, अब की बार सावधान हो जाना, लाऊंगा और ढंग से लाऊंगा। तो सर, जैसे आपने कहा, जब मेरी पहले आपसे फोन पर बात हुई तो आपने कहा कि थोड़ी देर आप भाषण सुने, इसके बाद आपने बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी की एक तरफा बात सुन रहे हो और जवाब न दे पाए तो ये बड़ा गलत हो जाता है। मन में एक अजीब सी। नहीं, मैंने सुना नहीं, वो थोड़ा सा जो सुना उससे मुझे अंदाज लग गया कि वही पुराना कैसेट बजने वाला है। जी। देखिए, जिन कामों की ये बड़ी चर्चा करते हैं जी, 5 किलो अनाज की चर्चा करते हैं, तो उसमें 2 बातें हैं कि या तो ये डूब मरने की बात है कि इस महान देश में 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज नहीं दिया जाए तो वो भूखे मर जाएंगे। अगर 80 करोड़ को दे रहे हो तो, अगर मान लो वास्तव में 80 करोड़ नहीं है, उसमें 40 करोड़ ही ऐसे हैं, तो ये सच है कि 40 करोड़ का अनाज आप कहीं गबन कर रहे हो उसमें। एक बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि या तो 80 करोड़ इस लायक है कि वो 5 किलो अनाज के भिखमंगे हैं, और अगर वास्तव में इतने नहीं है तो आप उसमें गड़बड़ कर रहे हो। फिर 80 करोड़ को क्यों बांट रहे हो? 40 करोड़ हो तो 40 करोड़ को बांटो। आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई तो 80 करोड़ हो गए, जिस दिन 10 ट्रिलियन की हो जाएगी उस दिन 150 करोड़ हो जाएंगे 5 किलो अनाज लेने वाले। इसका तो ये मतलब हुआ भाई। सर, यहाँ 2 तरफा बातें हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। एक तो ये कि 80 करोड़ लोगों को राशन, दूसरा ये कि हम 2047 में विकसित भारत बन जाएंगे, हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर होने वाली है। ये दोनों चीजें एक साथ। भाई वो तो ऐसा है ना कि टारगेट ऐसा दो कि जो आदमी पकड़ ही नहीं पाए, ना हिसाब लेने वाला रहे ना देने वाला रहे। ऐसा टारगेट पकड़ो ना, ऐसा बताओ कि भाई वो इतने प्रकाश वर्ष दूर फला तारा है, वो तोड़ के लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। तो भाई इतने प्रकाश वर्ष तक कौन जिएगा यार, कौन लौट के आएगा? बात करो भाई, आज शाम की बात करो।
कि बिजली आएगी कि नहीं, कि पानी नल में आएगा कि नहीं, तो कितने रोजगार दोगे अगली बार जब। अब तक के प्रधानमंत्री और अब तक जो सरकारें चलती थी वो 5 साल का अपना कार्यक्रम तय करती थी और 5 साल पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना होती थी, उसमें बताते थे कि भाई हम इतना इतना काम करेंगे। तो 1 साल बाद जब बजट आता था तो लोग पूछ सकते थे, भाई 1 साल का काम ये बताया था, बता अब हुआ कि नहीं। अब यहाँ तो ये ऐसी भाववाचक संज्ञाओं का खेल करते हैं, देश में जागृति फैलाएंगे। अब यार जागृति का क्या मापदंड है भाई, कि कितनी जागृति पैदा हुई, कितनी नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। सर आज प्रधानमंत्री ने एक विशेष बात कही है। हाँ, आज प्रधानमंत्री ने एक विशेष बात कही है और वो ये कि दुनिया भर से भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर आ रहे हैं जो अब तक नहीं आए। अब अनगिनत अवसरों का तो आंकड़ा ये है भाई कि यहाँ से हर साल हजारों लोग वो डंकी रूट से जा रहे हैं विदेशों में। क्यों जा रहे हैं? घुसपैठ के रूप में। अगर हाँ, नहीं, यहाँ पेट नहीं भर रहा उनका। जी जी। वो सोचते हैं कि किसी तरह से वहां पहुंच जाएंगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा तो पेट भर जाएगा। जी। अमेरिका का कोई नागरिक तो यहाँ डंकी रूट से नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ भाई। कोई जापान का नागरिक तो तुम्हारे यहाँ डंकी रूट से नहीं आ रहा। तो उल्टे क्यों जा रहे हैं? भारत से लाखों जा रहे हैं विदेशों में। वो तो कहीं भी चले जाएंगे भाई, वो तो कहीं भी चले जाएंगे। वो यहाँ भी सुरक्षित है, दूसरी जगह भी सुरक्षित है। उनके 10 देशों में मकान हो सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, एक चीज मैं आपने शायद आपने ही मुझसे कहा था कि अभी जो देश की स्थिति है, लोगों के मन में, जनता के मन में जो भय है, डर है, वो न तो आजादी के वक्त था जब बंटवारा हुआ और न ही इमरजेंसी के वक्त था। मुझे जहां तक याद है ये बात आप ही ने मुझसे कही थी। इतना डर नहीं था। आपने दोनों दौर देखा है तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखो भाई, इमरजेंसी के समय मैं गुजरात में था और पता ही नहीं लगा कब घोषणा हो गई और कब। उसके पहले नवनिर्माण का आंदोलन जरूर चल रहा था जी। और वो हॉस्टल में कुछ गड़बड़ी को लेकर के हुआ था, खाने को लेकर के हुआ था, या खाने के चार्जेज बढ़ा दिए गए थे, कुछ इस तरह का था। और वो अनरेस्ट जो है, फिर इधर जयप्रकाश जी सक्रिय हो गए तो उन्होंने कॉल दे दिया, तो वो नवनिर्माण आंदोलन के नाम से वो वहां शुरू हो गया। लेकिन कोई नवनिर्माण नहीं हुआ। उस साल बच्चों को वैसे ही पास कर दिया गया और हमारा तो स्कूल था वो सीबीएसई वाला स्कूल था, तो बड़ी मुश्किल से हमने एग्जाम करवाए और बड़ी मुश्किल से मतलब वो सिलेबस पूरा करवाया, क्योंकि क्लासेज ही नहीं लग पा रहे थे। तो इतनी अव्यवस्था की क्या जरूरत थी भाई, स्कूल को तो चलने देते। लेकिन वो सब एक तरह से स्कूल वाले विद्यार्थियों की उच्छृंखलता थी और मुझे कुछ नहीं लगता। उसके अलावा मैंने कोई अत्याचार नहीं देखा, कोई इस तरह का नहीं। हाँ, हरियाणा वगैरह में जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने कि भाई इतने फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन करवा देगा तो इतने तुझे जीप मिल जाएगी, इतने करवा देगा तो स्कूटर मिल जाएगा, इतना करवा देगा तो ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। तो उस तरह के लालच में लोगों ने बदमाशियां की, तो आज भी हो रही है, बल्कि उससे ज्यादा हो रही है। आप किसी की मॉब लिंचिंग कर दो। आम आदमी के मन में, चूंकि आपने उन चीजों को देखा है और जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच रहे होंगे, तो जो आज लोगों के मन में डर है, जैसे हम कैमरा लेके अगर पब्लिक में उतर जाएं तो जब तक कैमरा नीचे होता है लोग खूब सारी बातें करते हैं, खूब समस्याएं गिनाते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है उनका टोन बदल जाता है और फिर वो बात करना ही नहीं चाहते। तो क्या है? तो वो है, इस तरह का टारगेट बनाया जा रहा है लोगों को भाई। तो सर इमरजेंसी का टारगेट, हाँ, इतना डर आम आदमी में था? नहीं था। आम आदमी राजनीति को इतनी गैर जिम्मेदार समझता ही नहीं था। वो ये समझता था कि हाँ भाई ठीक ही हो रहा है। इतनी शंका और इतनी उसकी नीयत पर शक नहीं था कि राजनीति इतनी बदमाश भी हो सकती है कि नकली दवा बनाने वालों से और चंदा ले लें इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से। अब इसका मतलब क्या है कि तुम नकली दवा बेचो, हमें चंदा दे दो। आप सोच के देखो, ऐसा लगता है कि यार कहीं उस कंपनी की दवा तो नहीं खा ली है। मतलब दवा खाते हुए भी आपको डर लग रहा है, वरना दवा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला चंदा दे रहा है,
इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा दे रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। क्यों भाई? क्या जी। तू नकल करवाता है या पेपर आउट करवाता है? क्या चक्कर है? क्यों चंदा दे रहा है? भाई चंदा तो वही देगा ना जाकर के थानेदार को जो जेब काटता होगा। जी जी। थानेदार को हफ्ता कौन देगा? तो सर तो आपने जो दे रहे हैं कि लेकिन आज प्रधानमंत्री वो शायद इशारों इशारों में विपक्ष को डरा रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जो जंग है वो पूरी ईमानदारी से चलती रहेगी और ये ईमानदारी से लड़ाई जारी रहेगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का माहौल पैदा करना चाहता हूँ। इसे आप किस तरह से देखते कोई भय का माहौल नहीं है। वो सब मस्त हैं और सब निर्भय हैं। उनको कोई डर नहीं है। हैं? कोई अपराधी घबराया हुआ दिखता है क्या आपको? संसद में जो अपराधी, जब ये उद्घाटन हुआ था नए भवन का और उसमें घुस रहे थे तो उसमें कई अपराधी भी तो थे, बलात्कार के और कई तरह के अपराधी थे। वो किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन सर प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचारी कहने का मतलब ये कहीं न कहीं इशारों इशारों में विपक्ष पर निशाना था, क्योंकि हाँ, जो इनकी पार्टी में नहीं है, जो इनकी पार्टी में नहीं है वो भ्रष्टाचारी, वो जो इनकी भ्रष्टाचारी पार्टी में आ गए हैं वो नहीं। जो दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, जो अभी तक आए नहीं हैं, उनकी तरफ इशारा है कि चलो ईडी तुम्हारे यहाँ आने वाली है। तो सर आपने सभी प्रधानमंत्रियों को देखा, किसी प्रधानमंत्री की बात में और कर्म में इतना अंतर आपको दिखा क्या? ना भाई, जो जिन्होंने कोई काम नहीं किया उन्होंने ज्यादा बातें भी नहीं। लेकिन इनका ये है कि मुझे तो कोई भी नया काम होता हुआ दिखा नहीं। कोई भी नया काम आप देखिए कि जो इन्होंने 20-30 योजनाएं अपनी चलाई हैं, वो उसमें से आधे से ज्यादा पहले से चल रही। राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये कहाँ पहले की चली आ रही है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि ये भी पहले की चली आ रही है। तो अधिकतर योजनाएं तो पहले की हैं। अब किसी में इंदिरा हटा करके अटल जी जोड़ दिया और क्या जी। तो कोई नई योजना नहीं बनी है। अब वो बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। अब वो क्या है बुलेट ट्रेन का बताओ? अहमदाबाद से बम्बई तक कहीं है क्या? शायद कहीं जाम में फंस गई होगी। तो जो ट्रेनें हैं वो नहीं समझ रही है इनसे। जी, कोई नौकरी का हिसाब किताब बताओ आप मुझे। कुछ भी नहीं है। अगर आप पूछने लगोगे तो कहेंगे राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। अरे भाई, धारा 370 हटा दी, वहां कश्मीर में शांति हो गई क्या? वो तो हमें कहीं नहीं दिख रही है। अच्छा सर, उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया और उनकी ये बात सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि आज से पहले आतंकवादी आते थे, मार के चले जाते थे। तो क्या ये हमारे पूर्व सैनिकों के जो 10 साल पहले सेवा में थे उनका अपमान नहीं है? भाई देखो, आतंकवाद मतलब बदमाशी है ये एक तरह की। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि भाई दूसरे देशों से आ रहे हैं और यहाँ कुछ करके जा रहे हैं। अगर हैं तो फिर उनको सामने लाओ भाई, सामने लाओ, बाकायदा उनकी ओपन ट्रायल करवाओ कि ये आतंकवादी हमने पकड़े हैं और देखो ये बता रहे हैं। टीवी पर ट्रायल करवाओ उनकी बाकायदा। जी। तो लोगों को पता तो लगे किसको पकड़ा आपने, किसको नहीं पकड़ा। अब किसी को भी मार के कह दो आतंकवादी है, किसी को भी मार के कह दो कि इसके फ्रिज में मांस था, गोमांस था, तो ऐसे थोड़ी होता है। भाई सारे सब कुछ आपके पास में, ओपन ट्रायल करो ना सबकी। जो जितना बड़ा अपराधी उसकी उतनी खुली ट्रायल, टीवी के ऊपर ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में लगा दो कैमरा कि देखो भाई सुनो, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे लाल किले की प्राचीर से, तो टीवी पर मैंने देखा जो उनके लोग हैं, उनका जो मंत्री हैं, तमाम सारे नेता हैं, वो उनमें कोई उबासियां ले रहा है, कोई आंखें बंद करके ऐसे लटक गया है। तो इस तरह की सीन देखने को मिला। भाई देखो, ऐसा है कि ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। उनके पास कोई काम नहीं है। मंत्रियों के पास कोई काम नहीं, किसी के पास कोई काम नहीं है। रक्षा की डील करेंगे तो प्रधानमंत्री, रेल को हरी झंडी दिखाएंगे तो प्रधानमंत्री, शिक्षा में क्या हो रहा है ये बताएंगे प्रधानमंत्री। तो वो सब इसीलिए बैठे हुए हैं। अगर भैया मंत्री की तनख्वाह, मंत्री का रुतबा किसे बुरा लगता है?
जी। इसलिए बस वो बने हुए बैठे हैं, बाकी वो है कुछ नहीं। हम्म। वो उनको ये डर है कि यार अगर नहीं आए और अगर टकटकी लगा करके और कान लगा करके सुनने का नाटक नहीं करेंगे तो कल को मिनिस्ट्री छिन जाएगी। हम्म। तो इसलिए वो मजबूरी में बैठे हुए हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं। और तो ये ऐसे। बहुत बड़ी पीड़ा की बात है, बहुत बड़ी पीड़ाजनक बात है कि एक आदमी अपने आप को कोई रक्षा मंत्री कह रहा है, कोई शिक्षा मंत्री कह रहा है, कोई रेल मंत्री कह रहा है और उसके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। खेल मंत्री है, वो हिसाब बता रहा है कि 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। हम्म। अरे एक एक रैली होती है उसमें 50 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं इनके। जी जी। वो कहाँ से आए ये तो कोई नहीं बताता। वो हम्म। विनेश फोगाट वो बेचारी लड़की है, उसके ऊपर 70 लाख खर्च कर दिए, उसको कितना सताया है ये कोई नहीं बता रहा। जी जी। तो ये मंत्री जो है ना, इनकी बड़ी दुर्गति है, हम्म। बड़ी दुर्गति है, ये दया के पात्र हैं बेचारे। मजबूरी में बैठ के सुन रहे हैं। सुनने तो बिल्कुल, मैंने तो भैया एक बार वो 2 मिनट सुना, उसके बाद मुझे लगा कि जयराम जी की बिना बात सिरदर्दी होना और कुछ नहीं होना। हम्म। हमें तो इनसे कोई उम्मीद है नहीं भाई। देखो हमारा 18 महीने का एरियर था, वो चल रहा था कि बल्ले बल्ले होने वाली है, सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले होने वाली है, वो कह दिया साहब उन्होंने कि भैया 18 महीने का एरियर नहीं देंगे। हम्म। कुछ दिनों पहले ये था कि 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं मांगेंगे, अब कह दिया कि 3 लाख के बाद इनकम टैक्स शुरू हो जाएगा। हम्म। रेलवे में जो थोड़ी रियायत मिलती थी वो खत्म है, गैस में सब सब्सिडी मिलती थी वो खत्म है। अब ये हो सकता है कि अगर तीसरी बार चुने, चौथी बार चुने गए तो ये हमारी पेंशन और बंद कर देंगे। मुमकिन है, योजना अभी चल रही है सर, कुछ भी संभव है। हाँ बिल्कुल, ये भाई भाई मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, वो पेंशन बंद कर देंगे, क्या कर लेंगे हम। सर एक बात, जैसे बीजेपी के लोग और इनके आईटी सेल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमेशा फैलाई जाती है कि पंडित नेहरू की वजह से, गांधी की वजह से देश का बंटवारा हुआ। आपने सब कुछ देखा है, 2 लाइन इस पर। भाई अगर बंटवारे का सिद्धांत मान्य होता नेहरू, गांधी और पटेल को, तो फिर वो यही कोशिश करते कि अधिकतर हिंदू यहाँ से, मुसलमान यहाँ से चले जाएं। लेकिन उन्होंने इस देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटा। जी। ये बहुत बड़ी खूबसूरती थी और मुसलमानों ने भी विश्वास किया जी। कि बहुत कम लोग ही वहां गए, तो ये एक विश्वास का प्रतीक था। अब ये जब देखो तब इन्हीं की आलोचना करते हैं। कोई लल्लू पंजूसा नेता आकर के भी कह देता है पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई तुम्हारे बाप का है क्या? उनके बाप का भी उतना ही है जितना तुम्हारे बाप का है। कल को अमेरिका से जो 40 लाख भारतीय वहां है, उनको अमेरिका कहेगा भाग जाओ यहाँ से, हैं, एक सूटकेस उठाओ और चले जाओ, तुमको कैसा लगेगा? कमला हैरिस वहां चुनाव लड़ रही है, उसकी माँ इंडिया मूल की थी जी। और वो जीतेगी चुनाव। ये अमेरिका की खूबसूरती है। यहाँ बीजेपी का एक भी एमपी मुसलमान नहीं है और कोई मुसलमान ये ख्वाब देख भी नहीं सकता कि वो भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। ऐसी हालत बन गई है। अभी ब्रिटेन में जो चुने गए थे उनको लेकर खूब तालियां बजाई जाती थी कि भारतीय नहीं, वो दरअसल वो तो एक तरह का वो वैसा ही था जैसे देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, ये उसी तरह का था जी। वो आदमी इनके जैसे नाटक करने लगा। कभी मुरारी बापू की कथा में जाने लग रहा है तो कभी अक्षरधाम में आकर के वो सिर झुका रहा है, तो उसने सोचा कि यही नाटक पॉलिटिक्स के लिए बढ़िया है, तो वहां पोल खुल गई। अब यहाँ भी खुल जाएगी, खुल रही है धीरे धीरे जी, यहाँ भी खुल जाएगी पोल। अच्छा सर, एक बात ये थी कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, 2 लाइन में बस आपसे जानना चाहूंगा। हालांकि ये मसला बहुत बड़ा है, 2 लाइन में कहा नहीं जा सकता, मगर सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक छोटा सा जवाब कि कहा जाता है कि पंडित नेहरू की वजह से, उनकी गलती की वजह से आधा कश्मीर चला गया पाकिस्तान को। इस पर आपका क्या जवाब है? भाई बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी और वो पूरी तरह से विलीन हुआ नहीं था, और जब तक वहां का राजा आपके साथ मिलने की बात नहीं करता तब तक आप पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी नहीं रोक सकते थे। इसलिए जब पाकिस्तान की घुसपैठ बढ़ी तो हरि सिंह ने मजबूरी में डर करके कहा कि लो महाराज मैं भारत में मिलता हूं। तो ये बच गया। अगर वो मिलने में देर कर दे, अब वरना देखिए अगर वो
भारत के साथ नहीं है और आप उसमें घुस करके और सेना भेज रहे हो, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है। और देश नया नया आजाद हुआ था भाई, पार्टीशन की अलग समस्याएं थी, तो उस समय जो कुछ हो चुका उसको शांत करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि आप किसी भी तरह से उस युद्ध को बंद करवाते। अब आप वरना पार्टीशन का जलजला जो है उसको संभालते या कश्मीर वाला संभालते, इधर निजाम हैदराबाद वाले वो कह रहे हैं मैं स्वतंत्र हो रहा हूँ। तो ये तो लोग चाहते थे कि इस तरह का तमाशा बने। उन हालात में लोग बाग होते तो क्या करना पड़ता था और क्या इस तरह से किया है। आज आपसे एक जरा सा मणिपुर नहीं संभल रहा है आपसे, उसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते जी। तो भाई 40 करोड़ का इतना बड़ा देश था और आपके पास दुनिया में कोई स्टैंडिंग नहीं है आपकी, नए नए आजाद हुए हो आप, तो किस तरह से किस हालात से निकल करके हम आए हैं भाई। थर्ड वर्ल्ड को इकट्ठा किया है उन्होंने, नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया है, रूस और अमेरिका के बराबर खड़ा कर दिया आंदोलन। आज जो हम बोल पा रहे हैं ना कि अमेरिका में हमारी वाह वाह हो रही है और हमारा रूस में डंका बज रहा है, तो उसके पीछे नेहरू जी की नीतियां और नेहरू जी का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है विदेश नीति का। आज उनकी विदेश नीति से ये इधर उधर नहीं हो सकते, भले ही अंदर खाने इजराइल से मिले हुए हों, लेकिन साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं होती कि फलस्तीन गलत है जी। क्यों नहीं हिम्मत होती? क्योंकि वो उन्होंने पूरी दुनिया को समझ करके बनाया था। कश्मीर और इनका अर्थशास्त्र गौशाला तक है भाई जी। या किसी अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में ही इनका रक्षा मंत्रालय, इससे ज्यादा नहीं है जी। शायद उसी में है, तो पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं रहता है। शायद उसी में पूरा फोकस है, इसीलिए पड़ोसी देश में क्या हो रहा है इसका पता नहीं होता। नहीं, वो सब पता है। बांग्लादेश में वहां लोग माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनकी रक्षा करेंगे जी। और ये गलत हो रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई गुजरात में जो हुआ वो गलत हुआ या बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो गलत, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है वो गलत हुई है, मणिपुर में जो हुआ है तो हमारी नीयत में खोट कहा हमने। तो नोटबंदी वाला है तो भैया यहाँ इतने वर्षों से रह रहे थे तो दुकानदारों ने उधार भी दे दिया और कोई इतनी बड़ी जरूरतें नहीं थी तो टाइम निकल गया। कोविड में भी चलो कोई बुखार होकर के पीछा छूट गया, वरना कौन संभालने वाला था। तो कोविड का मैनेजमेंट भी कैसा देखा, वो गंगा में तैरती हुई लाशें देख ली, यूपी में देख लिया कि भाई हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल के ऊपर ये नहीं लिख दे कि मेरे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है ना, मत लिखो, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ। और जो तालाबंदी की उसमें आपने देख लिया जी। किसान आंदोलन को किस तरह से डील किया उसको देख लिया आपने। तो और अपराधियों का किसका क्या हुआ है वो भी जरा हिसाब लगा लो। तो चाहे वो हाथरस का हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे ओलंपिक कुश्ती संघ का वो अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, देख लो आप। मुझे तो कुछ हुआ लगता नहीं है कि अब तक देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब में अगर आपके हिसाब से रैंकिंग की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को आप कहाँ रखना चाहेंगे, किस पोजीशन पर? भाई मुझे तो ये लगता है कि जब आप कामों का मूल्यांकन करेंगे जी, कामों का तो उसमें आप देखिए मुरारजी भाई ने कुछ नहीं किया जी। लाल बहादुर शास्त्री को समय बहुत कम मिला, लेकिन उस अनाज की कमी के समय उन्होंने जो मनोबल बढ़ाया है। सोमवार को एक टाइम खाना नहीं खाते थे हम लोग, याद है मुझे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से याद है, बच्चों के लिए बनाते थे बाकी हम नहीं खाते। उसके बाद चरण सिंह हैं, मुरारजी देसाई हैं, देवगौड़ा हैं और चंद्रशेखर हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, वीपी सिंह हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला जी। ये मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस बीच में कौन कौन हुए। भाई नेहरू, लाल बहादुर, इंदिरा, राजीव, मनमोहन, अटल जी और यही गिनती में आते हैं। तो बाकी तो और सब खुदरा हैं बिल्कुल। तो इसमें एक टर्म आती है इकोनॉमिक्स में या देश का जो बजट होता है उसमें एक मॉरिटोरियम एक शब्द है कि वो एक प्रकार का खाली स्पेस है वो। तो जब कामों का मूल्यांकन होगा, आज तो नहीं होगा, और आज अगर होगा भी तो उसको करने नहीं दिया जाएगा, और कर लेगा तो वो प्रकाश में नहीं आएगा। लेकिन आज से 50 साल बाद ये दुनिया अर्थशास्त्री,
विद्वान लोग जब मूल्यांकन करेंगे तो ये मोरिटोरियम है भारतीय राजनीति का, खाली कि स्थान। जिसमें कुछ खाली स्थान है बिल्कुल, और जहां 3 गुना बढ़ गया है 10 साल में आपका जो कर्जा है आपके ऊपर, विदेशी कर्जा, वो जी। 3 गुना हो गया है। ये उपलब्धि जरूर हो, यानी बाकी और कुछ। प्लस में कुछ नहीं गया, माइनस में ही गया है। अरे ले आए, अब वो बस ठीक है, अब आगे आएगा वो भुगतेगा। वो भुगतेगा। सामाजिक रूप से, ये तो आपने आर्थिक रूप से बताया, सामाजिक रूप से देश पीछे गया है या आगे हुआ है? सामाजिक रूप से बिल्कुल पीछे गया है। जाति की, धर्म की जो घृणा समाज में फैली है, और जिस तरह से लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया उसका विरोध नहीं कर रहा है, राजनीति उसका विरोध नहीं कर रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है। अरे हम नहीं रहेंगे कल को, लेकिन पड़ोस में रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे तो क्या करेंगे हम? ब्राह्मण और भंगी के बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे तो क्या करेंगे हम? कौन बचाने आएगा हमें? जी। अरे कम से कम यार इस तरह का तो मत फैला के जाओ। बड़ी मुश्किल से पार्टीशन के घाव भरे थे, लोग उसको भूल रहे थे, और अब ये विभाजन विभीषिका दिवस, अरे भाई कोई ढंग का ही दिवस मना लो यार। कल को मनाएंगे कि बिल्किस बानो बलात्कारी रिहाई दिवस, ये भी मना सकते हैं कोई? फिर मुमकिन है सर। भाई जब ये विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं तो मुसलमान महिलाएं, कोई मतलब पावर में आ गया, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हो गया, पावरफुल हो गया, तो वो बिल्किस बानो बलात्कारी रिहाई दिवस ये भी मना लेगा? जी। ये कोई दिवस मनाने के हैं यार? गांधी हत्या दिवस नहीं मनाते हम, शहीद दिवस मनाते। जी जी। वो एक कॉज के लिए शहीद हुआ वो व्यक्ति, और शहीद अपने आप थोड़ी होता है, कोई फांसी थोड़ी लगाता है, खुद आत्महत्या थोड़ी करता है, दूसरे मारते हैं जो उससे असहमत होते हैं, तो वो शहीद होता है। सर जो नफरत का लेवल है हमारे समाज में आज पिछले 10 सालों में, क्या ऐसा लेवल आपने अपने जीवन काल में 1942 के बाद से कभी देखा था? कभी नहीं देखा। पार्टीशन के टाइम पर भी इतनी घृणा नहीं देखी थी। हालांकि राजस्थान से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां से गए हैं, बाकी तो पार्टीशन में पंजाब वाले पश्चिमी पाकिस्तान चले गए और बंगाल वाले वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जो आज बांग्लादेश है। तो इन 2 राज्यों में हुआ था। वो पंजाब अलग, पंजाब जो भारत में बचा उसके टुकड़े हुए, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक पंजाब हो गया, एक हरियाणा हो गया, उसी के 3 टुकड़े हैं ये, मतलब उस आधे के 3 टुकड़े हैं। पार्टीशन के टाइम पर पंजाब के 2 टुकड़े हुए, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पंजाब भारत में रह गया। बाद में शायद 60 में ये नए राज्य बने थे, तो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, उस जो पूर्वी पंजाब जो भारत में था उसके 3 टुकड़े हुए। तो इन इलाकों के लोग जो बॉर्डर लगता था पाकिस्तान का वहां चले गए। अब यहाँ मध्य प्रदेश का आदमी कौन जाएगा यार, कहाँ जाएगा इतना दूर चल के? जी। अब तमिलनाडु में मुसलमान है ही नहीं है, तो उसका इधर पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से क्या लेना देना उसका? अब आप देखो कि जितने भी दंगे हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, वो या तो बंगाल में हुई या पंजाब में हुई है, तमिलनाडु में थोड़ी हुई है, कर्नाटक में, केरल में थोड़ी हुई है। वहां भी तो कर्नाटक में बहुत मुसलमान है भाई, टीपू सुल्तान वहीं का था, लेकिन वहां तो ये सब नहीं हुआ। तो ये सब यहाँ पॉलिटिकल मामला था, यहाँ का आपस का वो पंजाबी तो पंजाबी है, चाहे वो सरदार हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे हिंदू हो, तो एक ही मेंटेलिटी के थे, एक ही तरह की बातें हुई, इधर भी हत्याएं हुई, उधर भी हत्याएं हुई, लेकिन इतने वर्षों में लोग भूल चुके थे उसको। अब ये विभाजन विभीषिका से उस घाव को कुरेदने का काम किया जा रहा है कि नहीं भाई अब फिर लड़ो, हिंदू मुसलमानों फिर लड़ो। तो ये कोई मनाने का दिवस है क्या भाई? तो सर आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी के का जो वर्क स्टाइल है उसको 5 नाम देना हो तो क्या देना चाहेंगे? 5 नाम क्या, वो तो स्टाइल ही स्टाइल है। अब वो स्टाइल भी इतना पुराना हो गया है कि लोगों को अपील नहीं करता। वो स्टाइल भी इतना पुराना हो गया है भाई, एक आदमी वो ही चीज रिपीट कर रहा है
शुरू शुरू में तो आकर्षण होता है, कोई नई टाइप का एक्टर आएगा। अब जैसे राजकुमार आया तो शुरू शुरू की फिल्मों में हिट हुआ, बाद में वही जानी, तो वो पुराना अंदाज हो गया उसका। तो नाना पाटेकर है, शुरू शुरू में बहुत चला, फिर बाद में वही बड़ 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 करने वाला उसका मतलब पुराना हो गया। तो अब 10 साल चल गया बहुत है, लेकिन अब लोग क्या करें भाई। अब हमने तो एक वोट जो जिसको देना था दे दिया, अब बाकी तो और ईवीएम तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, और न इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में है। जो हुआ वो देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। बाकी कोई आशाजनक तस्वीर नहीं, कोई उम्मीद, कोई आशाजनक उम्मीद तो बस वो क्या बताया जाए। अब तो भाई युवाओं से पूछो, हमें तो 22 साल हो गए रिटायर हुए जी। अब हमें तो ये है कि पेंशन चल रही है, जब तक सांस चल रही है तब तक ठीक है। अब युवाओं से पूछो कि भैया तुम 20 साल के 18 साल के नौकरी ढूंढने निकले थे और अब 28 साल के हो गए, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है, उनसे पूछो। तो युवाओं को तो भविष्य उनके सामने राष्ट्रीय स्तर से जो है पूरे विश्व से रोजगार उनके दरवाजे पे पहुंच रहा है, तो दरवाजे तक पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से वो भाग रहे हैं और रोजगार पीछे भाग रहा है उनके कि बेटा रोजगार करना ही पड़ेगा तुझे। मतलब चार चार जो एम्प्लॉयर हैं वो एक एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि मैं तुझे रोजगार दूंगा, वो तुझे कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा। जी। युवाओं की बड़ी खराब हालत है कि अमेरिका जाएं कि रूस जाएं कि कहाँ जाएं, लोग बाग पीछे पड़े हुए हैं कि इतना काबिल आदमी कहाँ मिलेगा हमें। गुजरात की लड़की वो 12th में तो फेल हो गई जी, और नीट में मेरिट में आ गई। नीट में मेरिट में आ गई और 12th में फेल हो गई जी। तो ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग पड़े हुए हैं हमारे देश में, तो मतलब लोग बाग पीछे पड़े हुए हैं जी। कि इन प्रतिभाशाली युवाओं को उठा ले जाएं, और वो बचते फिर रहे हैं बेचारे। जी। कभी अमेरिका पीछे पड़ रहा है, कभी इंग्लैंड पीछे पड़ रहा है कि हमारे यहाँ चलो तुम। एक क्या कर रहे हो यहाँ? ये हालांकि ये सवाल पूछने मुझे होती है, और जब भी इस बात का जिक्र करता हूँ तो भीतर से शर्म होती है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए झूठ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रधानमंत्री को देखा भारत में लगातार झूठ बोलता? भाई देखो, ऐसा है कि जब सारा अधिकतर लोग जानते हो कि भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो फिर उसमें कोई शर्म संकोच वाली बात नहीं रह जाती, सुनने वाले के लिए भी, बोलने वाले के लिए। अब कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की रचनाएं सुना देते। मैं जब दिल्ली में था तो एक सज्जन थे, तो उन्होंने वीरेंद्र मिश्र का गीत सुना दिया दूरदर्शन पर जी। और उससे कहा तो कि वो वीरेंद्र मिश्र ने चोरी कर ली होगी मेरी। अरे वो तेरे बाप की उम्र का है यार, वो तेरा कोई गीत चुराएगा क्या? तो भैया चोरी और सीना चोरी है, आदमी साहसी होना चाहिए, उसके बाद तो फिर वो कुछ भी कह सकता है। वो नाली से गैस चलो चाय बना सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई। काबिल होना चाहिए आदमी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर हाँ पसंद आएगा। हाँ चलो देख लेना के लिए फिर आज 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 बिल्कुल पक्का इंतजाम कर दिया। ईडी वाले आने ही वाले होंगे मेरे यहाँ। बोरी भर भर के जो काला नहीं, क्योंकि वो एक टेम्पो वाला भी वो परिचित है, वो कभी कभी आ जाता है किसी काम के लिए, तो घर के आगे टेम्पो भी खड़ा रहता है। तो अब वो ईडी वाले आएंगे कि मास्टर जी टेम्पो खड़ा है, ये तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल पक्का प्रूफ हो गया कि टेम्पो खड़ा है आपके यहाँ। तो ये जरूरी इसमें काला धन भर के आया होगा सिंगापुर से। चलो ठीक है भाई, हो गई बहुत परनिंदा हो गई।